हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है शिक्षा द एजुकेशन में हमारे इस चैनल में। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी सिर्फ आप लोगों के लिए सिर्फ एक ही महीना बाकी रह गया है अपने पूरी पुरानी चीज़ों को रिवाइज करने के लिए। जैसे ही आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा उसके बाद फिर आप अपने सिर्फ शॉर्ट नोट्स को ही रिवाइज कीजिएगा। ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ों पे ध्यान मत दीजिएगा कि ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, उस बुक से भी पढ़ ले। नहीं, जो आप लोगों ने अपने नोट्स बनाए हैं या जो भी बुक्स अब तक आपने पढ़ी है सिर्फ एक महीने तक उसको पढ़िएगा। ओनली दिसंबर तक। जब आप लोगों का जनवरी स्टार्ट हो जाएगा सिर्फ वहाँ पे उन्हीं चीज़ों को फोकस कीजिएगा जो आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स में लिखी होगी। ज़्यादा चीज़ों को अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ों को पढ़ेंगे कि ये बुक्स यहाँ से पढ़ लो, इसमें से नया कुछ है, ये कुछ है, आपने जो लिखा है, आपने जो एनसीईआरटी पढ़ी है, आप सिर्फ उन्हें अगर 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। उसके साथ आपके जो प्रीवियस पेपर क्वेश्चन है उनको भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। 2 बार नहीं 3 बार सॉल्व कीजिएगा। आपकी छोटी छोटी जो मिस्टेक है वो वहाँ से ही पता चल जाएगा आपको। और टाइमिंग ज़रूर रखिएगा क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन लोगों का टाइमिंग कम हो जाता है। इसलिए आप लोग अपना पहला, अगर जिन स्टूडेंट का मैथ कमज़ोर है फर्स्ट पेपर के लिए, वो पहले अपना सीडीपी स्टार्ट करें, हिंदी वाला स्टार्ट करें, जो एनवायरनमेंट है वो अपना करें। उसके बाद अगर इंग्लिश और मैथ है तो अपना पहले इंग्लिश का पोर्शन उठाए उसमें से, और मैथ को देखे तो बाद में गिरना। क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं हमें ये करना है वो करना है, वो सबसे पहले मैथ ही स्टार्ट करते हैं और मैथ पूरा उनका 1 घंटा खींच जाता है जिन लोगों के कम मैथ आता है। इसलिए आप लोगों की ही टाइमिंग ख़राब हो जाती है फिर। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, आपके 30 क्वेश्चन के लिए 1 1 मिनट का होगी और वहाँ से भी आपको मिनट बचानी है ताकि आपका जो मैथ है वो भी कवर हो जाए। इसलिए आप लोग जब अपने प्रीवियस पेपर क्वेश्चन करेंगे तो उनको बहुत ध्यान से करना और उसके साथ आप टाइमिंग का आधार जरूर रखना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ही टाइमिंग के अनुसार चलेंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। ठीक है। और हम अपना सी नेट यूपी नेट जो लास्ट वाला रिवाइज़ है एक बार हम सब उसका रिवाइज़ भी करा देंगे शॉर्ट नोट्स के द्वारा, ताकि आप वहाँ से अपना रिवीजन भी कर ले। किस तरह के छोटे छोटे पूरी एनसीईआरटी के 1 या 2 पेज में आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे जिससे आप लोगों के छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो वहाँ से। ठीक है। और यूपी नेट का हमारा सेशन पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया जा रहा है। बीच में आप फिर एनसीईआरटी स्टार्ट भी कर देंगे। 7 8 क्लास की 7 की मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। 8 क्लास की एनसीईआरटी है वो भी अब स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो एससीईआरटी से भी पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, एनसीईआरटी से पूछ लेता है 1 2 क्वेश्चन यूपी टेट में भी। और हिंदी हम लोगों ने अपनी पूरी डिटेल के साथ स्टार्ट कर दिया है, उसको वहाँ से ज़रूर पढ़िएगा। हिंदी की प्लेलिस्ट बनी है वहाँ से उसको पढ़ेगा, लेकिन इसके पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक सब कर दीजिएगा। जो नया अगर आज ही कोई देख रहा है नई वीडियो तो उससे पहले अपनी दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे वो ज़्यादा समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। हमने कल विराम चिन्ह पढ़ाए थे कि कितने प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं, विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जब भी हमें कोई चीज़ अलग से जोड़नी होती है या कोई गलतियाँ हो जाती हैं तब भी हम विराम चिन्हों का यूज़ करते हैं। या फिर उसके साथ जब हमें कहीं कोई वाक्य बोलना हो और उसमें थोड़ा सा रुकना हो या ज़्यादा रुकना हो, या किसी के लिए क्वेश्चन पूछना हो, या फिर कोई ऐसे शब्द होते हैं जैसे कि हाथ से होते हैं, भाव से होते हैं, या फिर कोई क्रोध से होते हैं, घृणा से होते हैं, उनके लिए हम अलग अलग चिन्हों का यूज़ करते हैं। तो इसलिए आप लोग उसे चिन्हों का यूज़ भी पूछ लेते हैं। जैसे लाघव है, लाघव चिन्ह का वो चिन्ह कैसे बनता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो आपको ऑप्शन में पूछ लेगा इनमें से लाघव चिन्ह कहाँ पे प्रयोग हो रहा है। यदि लाघव चिन्ह का ही नहीं पता होगा तो फिर आप उसमें से ऑप्शंस भी नहीं चूज कर सकते। ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने कल आप लोगों को बता दिए थे, अपने 6 चिन्ह बताए थे। 6 चिन्हों के बारे में बताया गया था, जिसमें से पूर्ण विराम था, अल्प विराम था, उसके बाद अर्ध विराम भी चिन्ह हमने बताया था उसमें। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह बताया था किस तरीके से बनते हैं, विस्मय बोधक चिन्ह बताए थे, और उद्धरण चिन्ह बताए जिसमें एक और दोहरा दोनों यूज़ किए जाते हैं। उनको वहाँ से ज़रूर पढ़िएगा।
उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वाला चिन्ह है वो क्या है, योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह को आप लोगों ने बहुत जगह यूज़ किया होगा। अगर आप लोगों ने समास पढ़ा है तो वहाँ पे भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है द्वंद्व समास में। तो ये इन चिन्हों का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। जैसे कि राम और सीता होता है, इसका यूज़ किया जाता है। जैसे योजक जो चिन्ह होते हैं वो क्या होते हैं, एक छोटी सी डैश होता है, छोटी सी लाइन होती है, क्योंकि इससे पहले क्या होता है कि जो निर्देशक चिन्ह होता है वो इससे बड़ा होता है। तो आप लोगों को ठीक है, जैसे योजक चिन्ह क्या होता है, निर्देशक चिन्ह से छोटी सी एक लाइन होती है जो दो शब्दों के बीच में भी इनका यूज़ किया जाता है। जैसे दो समान चीज़ होते हैं, राम सीता होती है, उसके साथ हम यह भी कर सकते हैं कि जय और पराजय इनके बीच में भी हो सकती है। भाई और बहन में भी, भाई बहन में भी जो क्या होती है, एक योजक चिन्ह के द्वारा उनको जोड़ दिया जाता है। तो योजक चिन्ह का आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो वो अपने नोट्स में इसको ज़रूर लिखिएगा। शॉर्ट नोट्स में बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, कोष्टक चिन्ह। इसमें चिन्ह क्या होता है, कोष्टक होता है। जब भी हमें कोई चीज़ अलग से दर्शानी होती है, अलग से प्रदर्शित करनी पड़ती है, कोई महत्वपूर्ण चीज़ होती है, उसको अगर हमें अलग से देना पड़ता है वाक्य में, या जो वाक्य से कोई चीज़ हो, वस्तु हो, या फिर किसी व्यक्ति से संबंधित कोई भी स्पेशल चीज़ होती है, तो अगर हमें इसे अलग से देना होता है तो हमें इसे कॉस्ट में देना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको कॉस्ट में हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे अगर कोई चीज़ निरंतर है और हमें क्या होता है, उसके लगातार यहाँ पे हम लगातार लिख देते हैं, कि क्या लिखेंगे हम, इसका कॉस्ट में लिख देते हैं लगातार। ठीक है, जैसे कि अगर कोई सेंटेंस भी हम यूज़ करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को गुप्त रूप से होती है जो दिखाई नहीं देती। तो जैसे हमने कोई लिखा कि अशोक तुम कब आए, यानी कि उसने क्या किया, जो अशोक बोला उसके साथ उसने क्या बोला, मुस्कुराते हुए, मुस्कुराते हुए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अशोक तुम कब आओगे, तो इसमें हमने कोस्ट के द्वारा जोड़ दिया मुस्कुराते हुए कि तुम कब आओगे। तो इसने क्या हुआ कि वाक्य की कुछ चीज़ें होती है, स्पेशल होती हैं, उसको हमें कोस्ट के माध्यम से जोड़ दी जाती है। वो चीज़ भी स्पेशल होती है उस वाक्य के लिए। उसके बाद ये है आप लोगों का लाघव चिन्ह, जो बीटीसी में भी पूछे जाते हैं, जो आप लोगों के रिटर्न होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं, या फिर कोई भी हिंदी का सिलेबस होता है, अगर वहाँ पे सिलेबस में विराम चिन्हों का आप लोगों का यूज़ किया जा रहा है तो वहाँ पे लाघव चिन्ह जरूर पूछा जाता है। लाघव चिन्ह, हंस चिन्ह, क्योंकि ये चीज़ें सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्पविराम, क्वेश्चनवाचक, और उसके साथ ही छोटी छोटी चीज़ों का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन लाघव चिन्ह के बारे में कम आप लोगों को पता होता है, कम ही बुकों में मिलता है। लाघव चिन्ह का मतलब होता है छोटा रूप। कोई बड़ा शब्द होता है उसका छोटा रूप दिया जाता है लाघव चिन्ह में। यदि कोई बड़ा शब्द को छोटे में लिखा जाता है और उस छोटे शब्द को लिखने से पहले उसका पहले अक्षर के साथ इस चीज़ को, इस चिन्ह को जोड़ दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर, डॉक्टर के आगे क्या लिखा जाता है, डॉट बना दिया और फिर उसके साथ ये बना दिया लघु, यानी कि इसके आगे वाला शब्द है लेकिन इसका शॉर्ट रूप में यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि मास्टर होता है उसके सामने यहाँ पे लिखा जाता है। अब जैसे PhD होता है लेकिन PhD के यहाँ पे भी डॉट डॉट दिए जाते हैं, तो वो क्या होता है, उसका शॉर्ट रूप होता है। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, उत्तर मध्य प्रदेश लिखते हैं तो मध्य प्रदेश के बाद में ऐसे डॉट डॉट लगा दिए जाते हैं, यानी कि ये क्या होता है, ये इसका शॉर्ट रूप है, ये गोला लगा दिया जाता है। तो छोटे रूप में प्रदर्शित करना, किसी शब्द का छोटा रूप प्रदर्शित करने में हम इसका चीज़ करते हैं लाघव चिन्हों का। उसके बाद होता है हंस चिन्ह। हंस चिन्ह, हंस चिन्ह का मतलब क्या होता है, हंस चिन्ह का मतलब होता है त्रुटि चिन्ह। त्रुटि से सब लोगों को पता चल जाता है लेकिन हंस चिन्ह से नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि हंस चिन्ह का नाम ही नहीं मिलता। बहुत सारी किताबों में आप लोगों को हंस नहीं मिलेगा, वहाँ पे त्रुटि चिन्ह मिलेगा। त्रुटि से पता चल जाता है कि कोई वाक्य हुआ, हमने ऊपर या नीचे लगा के उस चीज़ को जोड़ दिया। हंस चिन्ह का मतलब भी यही होता है कि जब भी कोई वाक्य होता है, हम उसमें वाक्य को यूज़ करते समय कोई भी चीज़, कोई भी शब्द ऐसा होता है जो हमने बोलते समय, लिखते समय उसमें से मिस्टेक कर दिया, उसमें से छूट गया, तो हम क्या करते हैं, वाक्य की ऐसी लगा दिया जाता है बीच में और वहाँ पे ऊपर इस चीज़ को लिख दिया जाता है। तो इसे ही क्या बोलते हैं, हंस चिन्ह बोलते हैं इसको। यानी कि जो गलतियाँ हो जाती हैं वाक्य में उसको
हमें अलग से जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इससे पता चल जाता है कि यहाँ से कोई शब्द छूटा हुआ है, जिसको यह चिन्ह लगाकर ऊपर यहाँ पे ऐड कर दिया गया। उसके बाद आप लोगों का क्या है, निर्देशक। उसके बाद है निर्देशक चिन्ह। इसका ये होता है, ये योजक की अगर आप लोग सोचेंगे तो योजक छोटी लाइन होती है, लेकिन निर्देशक की लंबी लाइन होती है। योजक में छोटी लाइन होती है, निर्देशक चिन्ह में थोड़ी सी लंबी लाइन होती है। इसलिए ये इससे बड़ी होती है, सेम ही होती है, लेकिन ये इससे थोड़ी सी बड़ी होती है, जिससे अलग से पता चल जाता है कि ये निर्देशक चिन्ह है। इन चिन्हों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब कोई वाक्य बोलते हैं, लिखते हैं, या वाक्यांश हो, बड़ा पद हो, या कोई पद हमें लिखना चाहता है। पदों में क्या होता है कि हमें अलग से ध्यान दिलाने के लिए और विशेष अर्थ सूचित करने के लिए कि हाँ, उस शब्द का कुछ अलग से एक स्पेशल अर्थ है। कोई पद होता है, कोई वाक्य होते हैं, या तो हमें उसमें से कोई चीज़ अलग से ध्यान से दिखानी हो, या फिर हमें क्या करना होता है कि उस चीज़ का कोई स्पेशल अर्थ दिखाना हो, तब हम इस चीज़ का प्रयोग करते हैं। किसी नाटक के पात्र का कथन हमें दिखाना हो, जैसे कि वह बोला, यहाँ पे जैसे आप लोग अगर इस वाक्य में यूज़ कर सकते हैं, ये क्या होगा, वह बोला। यहाँ पे हमने निर्देशक चिन्ह का यूज़ कर दिया। फिर हमने क्या बोला, तुम कब जाओगी। ठीक है, यहाँ पे हमने योजक चिन्ह का यूज़ नहीं किया, यहाँ पे हमने निर्देशक चिन्ह का यूज़ किया है इस पूरे वाक्य के बीच में। यहाँ बोला वह बोला, हमने स्पेशल चीज़ को अब आगे प्रदर्शित करना है वाक्य में, तो इसने क्या हुआ, वह बोला, हमने यहाँ पे निर्देशक चिन्ह का यूज़ किया। तुम कब आओगे, ये हमने स्पेशल चीज़ों को अलग से कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने निर्देशक चिन्ह का यूज़ किया। वो पता होना चाहिए कि किसी वाक्य में जब भी हमें कोई चीज़ स्पेशल ध्यान दिलानी होती है कि उस पर हमने ज़्यादा फोकस किया, तब हम इस चीज़ को ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके बाद आज का हमारा लास्ट है विवरण चिन्ह। इन चिन्हों को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये आप लोगों के इसी में काम नहीं आएंगे, बहुत जगह आप लोगों को ये मिलेंगे। जब भी हिंदी का सिलेबस आप लोग उठा के देखेंगे किसी का भी, तो उसमें अगर हिंदी वाला पोर्शन है तो उसमें विराम चिन्हों का यूज़ ज़रूर होता है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि विराम चिन्ह सोचते हैं बहुत ईजी है, हम अपने आप कर लेंगे, लेकिन उसको पढ़ना भी ज़रूरी है। पढ़े बिना आप लोगों को नहीं समझ आएगा कि इसका यूज़ क्या होता है। पूरी परिभाषा भी पूछ लिया जाता है कि ये योजक चिन्ह होते हैं, निर्देशक चिन्ह होते हैं। निर्देशक का नहीं पता होगा, हंस का नहीं पता होगा कि वो चिन्ह कहाँ पर यूज होते हैं। तो इसी चीज़ को आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा वाक्य, कौन सा चिन्ह में कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा लास्ट है आज का विवरण चिन्ह। इसका क्या होता है, इसका प्रयोग क्या होता है कि विवरण देने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि कोई चीज़ होती है तो उसका विवरण देने में प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें क्या कर सकते हैं कि आप लोग कोई वाक्य लिखते होंगे तो उसमें बोलते होंगे कि ये सारी चीज़ें, या फिर अगर किसी की विशेषता हमें बतानी होती है तो उसमें लिखा होता है कि इसकी विशेषता निम्नलिखित है। जब हम वहाँ पे निम्नलिखित करते हैं तो लास्ट में हम ऐसे लगाते हैं, तो वो क्या हुआ, ये हुआ हमारा विवरण चिन्ह। जैसे करते हैं कि हिंदी में निम्नलिखित ध्वनियाँ हैं, तो हम ध्वनियाँ के बाद में क्या करते हैं, डैश कुछ नहीं लगाते, सिर्फ यहाँ पे क्या करते हैं, विवरण चिन्ह लिखते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ध्वनियों के बारे में लिखना। ठीक है, आई होप कि आपको पूरी तरह समझ में भी आ गया होगा हंस चिन्ह क्या होता है, कोष्टक क्या होता है, योजक चिन्ह क्या होते हैं, त्रुटि वाला चिन्ह को क्या बोलते हैं। क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि त्रुटि वाला चिन्ह है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो ये चीज़ भी पता होना चाहिए। विवरण चिन्ह का क्या प्रयोग होता है, इन छोटी छोटी चीज़ों से ही आप लोगों के नंबर कवर हो सकते हैं। ये यूपी टेट सी टेट में स्पेशल पूछा जाता है, क्योंकि वहाँ पे हिंदी का पूरा ग्रामर पूछा जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग बहुत आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, जब तक आप लोगों का सिलेबस भी हो जाएगा, जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। और अपनी तैयारी ज़रूर रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ों को अपनी पेपर्स के आधार पर उन गलतियों को निकालना सीखिएगा। जितने भी आप पेपर कवर करेंगे उतना ही आप लोगों का अच्छा स्कोर जाएगा। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को।